हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला। आई एम निधि गुप्ता और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी क्या है, उसके ओवरव्यू को देखेंगे इन दी प्रेजेंट सिचुएशन। आजकल हम सब जानते हैं पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं। हमारा जीडीपी, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ, ये सब कुछ बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है इस पेंडेमिक की वजह से। तो आज के इस टॉपिक में हम जो है स्टडी करेंगे कि 2019-20 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमारी इकोनॉमी की क्या रैंकिंग्स थी इन कंपैरिजन टू डिफरेंट कंट्रीज बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बाय यूएनडीपी और हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम कहाँ एग्जिस्ट करते थे, क्या रैंकिंग थी, हमारी इकोनॉमी के क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्यों हैं। हम ये सारे फैक्ट्स जो हैं, ये सारी हाइलाइट्स इंडियन इकोनॉमी की आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। तो प्लीज चलिए शुरू करते हैं ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ सबसे पहले जब मैं इस ओवरव्यू की बात कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है डेवलपिंग एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हमारी जो कंट्री है, हम सब जानते हैं डेवलपिंग कंट्री है, हम थर्ड वर्ल्ड में आते हैं, ठीक है। तो हम कंटिन्यूसली, अब हम डेवलपिंग क्यों कह रहे हैं, डेवलपिंग कहने के पीछे रीजन है कि बहुत सारे रिसोर्सेज, आपकी जो इंडिया, जो आपकी कंट्री है वो रिसोर्स रिच कंट्री है। तो बहुत सारे रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड है, मतलब जो उनका ऑप्टिमम लेवल है हम नहीं यूज कर रहे, या अनयूटिलाइज्ड है। और जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स भी अभी तक अनयूटिलाइज्ड है इंडिया के पास। तो हम कंटिन्यूसली, हमारे पास स्कोप है कि हम अपने रिसोर्सेज को और ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं और अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे फैक्टरी प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो लैंड भी हमारे पास अभी तक अंडर यूटिलाइज, अनयूटिलाइज्ड है। कैपिटल भी है हमारे पास, लेबर भी है। लेबर, यहाँ पे हम ह्यूमन की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो हम उनके लिए जॉब क्रिएट करके उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इनकम उनकी जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया। ये मैंने जब आपको एक पहले टॉपिक पढ़ाया था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ उसमें कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। एक बार प्लीज आप जो है मेरा वो, अगर आपको मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं पता है या कितनी तरह की इकोनॉमीज होती हैं, इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज वो वीडियो देखिए। यू विल बी हैविंग द क्लैरिटी अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। तो यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स मार्केट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी का मिक्सचर है आपकी इंडियन इकोनॉमी। दैट मीन्स हम यहाँ पर जो प्लानिंग है हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की या उनकी प्राइस डिटर्मिनेशन की, वो एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड हम डिसाइड करते हैं दैट। और साथ ही साथ हमारे पास एक सेंट्रल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, जो कि रेगुलेट करती है पूरा इकोनॉमी की सारी एक्टिविटीज को। तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं, ना तो ये प्योर कमांड इकोनॉमी है, ना ये प्योर मार्केट इकोनॉमी है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। मार्केट बेस्ड इकोनॉमी क्या होती है? प्योर मार्केट बेस्ड इकोनॉमी नहीं है इंडिया, मिक्स्ड है, बट वी आर गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। वी कैन बी वन डे, लाइक आज की डेट में अगर आप बात करें तो यूएस, जापान, जर्मनी, ये सब मार्केट बेस्ड इकोनॉमी आज की डेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। रीजन क्या है कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमी सबसे पहले होती क्या, हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मार्केट बेस्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हैं उनके प्राइस लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के थ्रू डिसाइड होते हैं। तो वो एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होती है, मतलब एज पर द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस द प्राइस विल बी डिसाइडेड। तो वो एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है। तो वी एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड, वी आर गोइंग टुवर्ड्स to be the market based economy soon, but अभी तक नहीं है, but yes हम हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स आपको दिखाए हैं इन कंपैरिजन टू वर्ल्ड। हम इंडिया कहाँ स्टैंड करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जानना। तो अगर हम एरिया की बात करें
कितना एरिया है, मतलब जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया के मैप में, जितना भी हमारे पास जो लैंड आती है वो पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में 2.4% है। हमारा जो इंडिया का एरिया है इन कंपैरिजन टू होल वर्ल्ड, वी आर हैविंग 2.4% ऑफ द लैंड। अगर आप इनकम की बात करें तो जो टोटल इनकम है वर्ल्ड के कंपैरिजन में हमारी सिर्फ 1.8% है। टोटल वर्ल्ड की इनकम को अगर आप इंडिया की इनकम का कंट्रीब्यूशन देखें तो ग्लोबल इनकम में हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1.8% है। बट अगर आप पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें पता है कि हम सेकंड लार्जेस्ट हैं एंड 17.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कम्स फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया जो है 17.7% वर्ल्ड की पॉपुलेशन में जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। 17.7% लोग इंडियन हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ और फैक्ट्स आपके लिए दिखाए हैं क्योंकि कोविड की वजह से हम सब जानते हैं कि इस बार तो जीडीपी ग्रोथ बहुत बहुत कम होने वाली है और नॉट ओनली इंडिया, सारे ही वर्ल्ड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है। बहुत सारी इकोनॉमी है जो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। इवन यहाँ पे मैंने आपको दोनों डेटा दिखाए। यहाँ मैंने सबसे पहले आपको 2018-19 का जीडीपी दिखाया है जो कि 7.3% था इंडिया में, लेकिन 2019-20 में, इवन मैं यहाँ पे आपको बिफोर दिस कोविड-19 सिनेरियो दिखा रही हूँ क्योंकि कोविड तो अभी है ना, अभी गया नहीं है, तो हमें नेक्स्ट ईयर पता लगेगा कि इस साल क्या हुआ 2021 में। बट 2019-20 में जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बहुत स्लो हो गई। मतलब लास्ट 11 ईयर्स का जो लोएस्ट हमने ग्रोथ स्लो देखी थी वो हमने लास्ट ईयर देखी, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, एंड दैट वाज ओनली 4.2%। सो इट इज द लोएस्ट ऑफ लास्ट 11 ईयर्स और ये डेटा एनएसओ ने रिलीज किया। तो दैट मीन्स कोविड से पहले ही, और इंडिया में ही नहीं, अभी भी हम लोग एक ग्लोबल लेवल पे देख रहे हैं कि हर कंट्री में इस तरह का जो है हमें स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए मिली लास्ट ईयर में। बट इंडिया में भी देखिए 7.3 से हम 4.2 पे आ गए। यहाँ पर मैं कुछ और बातें आपको बताऊंगी। यहाँ पर अगर आप नॉमिनल जीडीपी की बात करें इंडिया की, तो बेशक हम 4.2% हमने यहाँ पर जो है वो जीडीपी एस्टिमेट किया नॉमिनल, बट नॉमिनल जीडीपी पे हमारी रैंकिंग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की है अक्रॉस द वर्ल्ड। हमने लास्ट ईयर फ्रांस को और यूके को पीछे कर दिया, तो हमसे आगे सिर्फ 4 और कंट्रीज हैं, हम 5th नंबर पे हैं। और अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि आप कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी इंक्लूड करते हैं, मैं आगे इसी टॉपिक में आपको बताऊंगी नॉमिनल और पीपीपी, नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी होते क्या है, और इनके लिए एक सेपरेट मैं एक टॉपिक अलग से भी वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अगर आप पीपीपी की बात करें तो हम 3rd लार्जेस्ट हैं। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट अक्रॉस द ग्लोब। पूरे वर्ल्ड में हम 3rd नंबर पे हैं और नॉमिनल जीडीपी पे हम 5th नंबर पे। लास्ट ईयर हम 7th पे थे, इस बार हम 5th पे आ गए। हमने जो है वो 2 कंट्रीज को और जंप करके हम आगे आए। यहाँ पर ये तो नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी पे हमने अपनी रैंकिंग दिखाई, बट अगर आप इसको पर कैपिटा काउंट कर लें, पर कैपिटा इनकम होती है ना जिसमें हम इंडिविजुअल को इनकम पे काउंट करते हैं, तो अगर नॉमिनल जीडीपी को ही आप पर कैपिटा जीडीपी नॉमिनल देखें तो आपकी कंट्री 139th रैंक पे है विद $2,338। ये हमारा पर कैपिटा जीडीपी है नॉमिनल पे। और अगर आप पर कैपिटा जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी पे देखें विद $9,027, तो ये अगेन 2019 का डेटा है, तो हमारी रैंक 118th है। अब हमेशा देखें कि जब आप नॉमिनल जीडीपी पे अपनी रैंकिंग देखते हैं और आप पीपीपी पे देखते हैं तो पीपीपी पे आपकी रैंकिंग हमेशा बेटर होती है। जैसे यहाँ नॉमिनल जीडीपी पे आप 5th थे बट पीपीपी पे आप 3rd हो गए, है ना। ऐसे ही आप नॉमिनल पर कैपिटा जीडीपी पे 139 नंबर पे हैं, बट जब आपने पीपीपी पे पर कैपिटा जीडीपी पर परचेजिंग पावर पैरिटी पे अपने आप को रैंक किया तो हमारी रैंकिंग 118 आई।
इसके अब ऐसा क्यों, हम लोग कंटिन्यूसली आपको दिख रहा है कि हम ग्रो कर रहे हैं, 2019-20 में भी हमने ग्रो किया, अभी कोविड सिनेरियो चल रहा है तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं एंड वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन फॉर दैट। बट अगर मैं बात करूं तो ये जो ग्रोथ है इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो आईटी सर्विसेज का है और बीपीओज का है और सॉफ्टवेयर सर्विसेज का है। क्यों? क्योंकि 2017 से ही कंटिन्यूसली हम आईटी सर्विसेज में, बीपीओ सर्विसेज में, सॉफ्टवेयर सर्विसेज में मेजर एक्सपोर्टर्स हैं और उनकी वजह से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो जीडीपी में एक मेजर पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आ गई हूँ नॉमिनल जीडीपी पे, जिसका मैं पीछे जिक्र कर रही थी, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा कि हम 5th लार्जेस्ट है। नॉमिनल जीडीपी एक्चुअली में हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये किसी भी कंट्री के जीडीपी को कैलकुलेट करता है करंट प्राइस पे, ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करता। मतलब अगर किसी कंट्री में इन्फ्लेशन है तो उसको ये जो है एडजस्ट करे बिना कैलकुलेट करता है। यहां मैंने देखिए इसके बारे में थोड़ा आपको बताया है। Countries are sorted by nominal GDP estimates from financial and statistical institutions, जैसे बहुत जो भी statistical और financial institutions हैं वो nominal GDP estimate करते हैं सारी countries का और उनको रैंक करते हैं। अब ये कैसे करते हैं? दे आर कैलकुलेटेड, यू नो, जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं मार्केट और गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सचेंज रेट्स पे। तो जितने भी हमारा ऑफिशियल एक्सचेंज रेट है ना, जैसे इंटरनेशनल करेंसी की अगर आप बात करें उसमें है, तो हम जो है जो भी ऑफिशियल एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से जीडीपी को हम एस्टिमेट कर लेते हैं हर कंट्री का, और फिर जिसका ज्यादा होता है उसकी रैंक अच्छी होती है, जिसका कम होता है उसकी रैंकिंग नीचे होती जाती है। तो हम 5वें नंबर पे हैं इस साल। अब नॉमिनल जीडीपी में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट डिफरेंसेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज। अब किसी भी कंट्री में कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग हो सकती है। सपोज मेरी कंट्री में इन्फ्लेशन नहीं है, आपकी में बहुत ज्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग आपके यहाँ जो है ज्यादा होगी सेम स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, और मेरी कंट्री में उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग उतनी नहीं होगी। अब इससे क्या होता है, क्योंकि जब हम कॉस्ट ऑफ लिविंग को काउंट ही नहीं कर रहे, तो जो हमारा रिजल्ट है ना जीडीपी का, ये हर साल बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है। क्यों वेरी कर सकता है? क्योंकि अगर कोई भी फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट्स में आ गए, मेरी कंट्री में सपोज देखो, जैसे हम इंडिया की बात करें तो रुपी हमारी जो है करेंसी है, और अगर हम यूएस की बात करें तो डॉलर वहां पे करेंसी है। अब सपोज एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो गया, सपोज आज डॉलर की वैल्यू 78 है और लास्ट ईयर सपोज नेक्स्ट ईयर सपोज ये वैल्यू जो है वो 90 चली जाती है, सपोज भगवान ना करे ऐसा हो, ठीक है। अगर 90 चली जाती है तो यानी कि रुपी और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट हो गया। बट मुझे मेरी कंट्री में जैसे मैं रहती आई हूं, जो मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो सेम है, मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा कि रुपी का डॉलर में एक्सचेंज रेट में क्या डिफरेंस चल रहे हैं, क्या मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग सेम है एज एन इंडिविजुअल। लेकिन जब अब क्या हो रहा है कि जब कॉस्ट ऑफ लिविंग तो सेम रही, लेकिन मेरी कंट्री का, क्योंकि एक्सचेंज रेट पे हम जीडीपी एस्टिमेट कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी को, तो जीडीपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जबकि कॉस्ट ऑफ लिविंग एक किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए सेम है, लेकिन हम यहाँ पे इन्फ्लेशन को काउंट ही नहीं कर रहे, डिफ्लेशन को काउंट नहीं कर रहे, और एक्सचेंज रेट में अगर फ्लक्चुएशंस हुए उनको हम उनके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करें। तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है नॉमिनल जीडीपी का। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं यहाँ पे कि कंट्री का जीडीपी काउंट करता है करंट प्राइस पे विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। अब क्या होता है कि इस फ्लक्चुएशंस की वजह से कंट्री की रैंकिंग एक साल से दूसरे साल बहुत वेरी कर सकती है, ठीक है। अब किसी कंट्री का एक्सचेंज रेट में बहुत फ्लक्चुएशंस आ गए, उसकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई या अप हो गई, तो उसकी वजह से उसका जीडीपी चेंज हो जाएगा और उस जीडीपी की वजह से उसकी रैंकिंग चेंज हो जाएगी। बट मे बी कंट्री के अंदर का जो सिनेरियो है, जैसे लोग रहते हैं, जो उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो सेम रहे, बट यहाँ पर जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया है नॉमिनल जीडीपी में। तो ये एक फ्लॉ है नॉमिनल जीडीपी का। अब देखिए इसका हल क्या निकला।
सॉल्यूशन होना चाहिए ना। तो हम नॉमिनल जीडीपी पे 5th नंबर पे थे, बट अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया परचेजिंग पावर पैरिटी। इसने कहा कि नहीं, आप 5th नंबर पे नहीं हो, मेरे हिसाब से आप 3rd नंबर पे हो। कैसे कह दिया? अब परचेजिंग पावर पैरिटी है क्या? परचेजिंग पावर पैरिटी इज अ popular metric used by macroeconomic analysis that compares different countries' currencies through a basket of goods approach. अब ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, बास्केट ऑफ गुड्स अप्रोच को यूज करती है। बास्केट ऑफ गुड्स अप्रोच क्या है? चलो एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज मुझे एक शर्ट, मैंने यूएस में एक शर्ट खरीदी $10 में, ठीक है? तो एक शर्ट यूएस में $10 में आती है। वही शर्ट अगर मैं जर्मनी में खरीद रही हूँ, सेम ब्रांड की, सेम कलर की, सेम शर्ट, तो वो वहां पर आ रही है 8 पाउंड्स में सपोज। अब यूएस में जिस शर्ट के लिए मैंने $10 दिए, मैं जर्मनी में 8 पाउंड्स दे रही हूँ उसके लिए। तो क्यों ऐसा? मतलब अब मुझे कैसे पता लगेगा कि जर्मनी में महंगी है या यूएस में महंगी है? इसका मतलब मुझे पाउंड्स और डॉलर को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है? इनका एक्सचेंज रेट देखना पड़ेगा। तो जब मैंने एक्सचेंज रेट देखा, तो सपोज मुझे अब मुझे ये पता लगा कि मैं जब पाउंड्स को डॉलर में कन्वर्ट कर रही हूँ, लेट्स से $15 की पड़ रही है मुझे जर्मनी में वही शर्ट, जो मुझे यूएस में $10 की पड़ी, ठीक है? तो बास्केट ऑफ गुड्स जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी भी सेम प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की, तो सेम रहेंगे। बास्केट ऑफ गुड्स का मतलब है एक सिमिलर प्रोडक्ट्स एक कंट्री में किस रेट में पड़ रहे हैं और दूसरी कंट्री में वो सेम प्रोडक्ट्स किस रेट में पड़ रहे हैं, तो हम इजीली एक्सचेंज रेट उनका देख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे बात कर रही थी, अब मैंने देखा कि मुझे जर्मनी में वो शर्ट $15 की पड़ रही है, जो मुझे यूएस में $10 की पड़ रही थी। अब इसका मतलब जब मैं पीपीपी निकालूंगी, तो मैं अगर इसको 15/10 मुझे परचेजिंग पावर पैरिटी निकालने क्या तो 1.5 आ रही है। इसका मतलब कि अगर मुझे $1 स्पेंड करना पड़ रहा है यूएस में उस शर्ट को लेने के लिए, वो $1 जर्मनी के $1.5 के इक्वल है, तो मैं वहां पे $10 दे रही हूँ, तो और जर्मनी में 15 दे रही हूँ, तो मतलब यूएस का $1 जर्मनी में $1.5 के इक्वल आ गया। तो ये एक्सचेंज रेट है, मतलब आप इस तरीके से वहां की करेंसी को आप यूएस की करेंसी से कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, ये बास्केट ऑफ गुड्स अप्रोच के थ्रू जो है करेंसीज को एनालाइज करती है। अब यहाँ पर इन्होंने जो नॉमिनल जीडीपी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, इन्होंने कंसीडर किया कॉस्ट ऑफ लोकल गुड को, सर्विस को, इन्फ्लेशन रेट्स ऑफ द कंट्री को, जो कि नॉमिनल जीडीपी में नहीं हो रहे थे। तो यानी कि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंसीडर कर रहे हैं, और जो कॉस्ट ऑफ लोकल गुड्स एंड सर्विसेज है उसको, और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो भी आपकी कंट्री में, उसको कंसीडर करते हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी हमेशा एक्चुअल सीन दिखा रही है आपकी कंट्री का जब भी वो जीडीपी काउंट करती है। तो एक्चुअल सीन जब हम दिखाते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इन्होंने हमें कह दिया कि हम इंडिया की अगर हम बात करें तो 3rd लार्जेस्ट है। और ये यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, इट इज मोर यूजफुल than those using nominal GDP when assessing a nation's domestic market. जब आप अपना लोकल मार्केट देखोगे तो आप कभी भी नॉमिनल जीडीपी पे मत देखो, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन काउंट नहीं कर रहा, कॉस्ट ऑफ लोकल गुड्स एंड सर्विसेज काउंट नहीं कर रहा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काउंट नहीं कर रहा, तो वहां पे हम जीडीपी डिफ्लेटर यूज करते हैं। इसलिए हम पीपीपी काउंट करते हैं जब भी हम डोमेस्टिक मार्केट स्टडी करते हैं। तो ये दोनों टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे मैं इसका एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगी वापस, पीपीपी के लिए भी और नॉमिनल जीडीपी के लिए भी, तब आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स मैंने दिखाए हैं। आईटी इंडस्ट्री जिसकी मैं बात कर रही थी कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, तो यस, यहाँ पर लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर भी है आईटी इंडस्ट्री, और सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है सर्विस सेक्टर, हमारा 61% के आसपास कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा नैस्कॉम की एक रिपोर्ट अगर आप देखें 2019 की, ये बहुत एक फैक्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। 2019 की नैस्कॉम रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने अपनी पोजीशन, जो हम 3rd लार्जेस्ट चल रहे हैं पिछले 3-4 साल से,
2016 में भी हम थर्ड लार्जेस्ट थे, उसके बाद हमने कंटिन्यूसली हम रिटेन करें इस पोजीशन को। तो हमने इस साल भी, लास्ट ईयर 2019 में भी अपने आप को थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप बेस इन द वर्ल्ड पे अपने आप को रिटेन रखा है। और हमारे पास अगर हम स्टार्टअप बेस की बात करें तो मोर देन 9000 टेक्नोलॉजी टेक स्टार्टअप्स हैं हमारे पास, ठीक है। और लास्ट ईयर हमने 1300 स्टार्टअप्स और ऐड किए। तो ये NASSCOM की रिपोर्ट है जिसमें उसने बताया कि हमने फिर से अपनी थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप बेस्ड पोजीशन को रिटेन किया है। यू मस्ट नो दिस। देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यू नो, आपकी कंट्री को कितना अच्छा माना जाता है किसी भी बिजनेस को करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ना वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है जो हर साल आती है। मैंने आपको 2020 का डेटा बिल्कुल लेटेस्ट दिखाया, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंट्री इस समय कहाँ पे है। तो वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के हिसाब से इंडिया इज एट 63rd पोजीशन अमंग 190 नेशंस। अब ये कैसे हुआ, देखो, लास्ट ईयर आप 77th पोजीशन पे थे 190 कंट्रीज में। इसमें आपने 14 प्लेसेस को जंप किया और 77 से आप इस साल सीधा 63 पे आ गए, 63 पे आ गए, ठीक है। और जो लास्ट ईयर 77 पे थे ना आप, उसमें भी आपने लास्ट टू लास्ट ईयर से 23 प्लेसेस को जंप किया था। तो आप सीधा 100 से जो है वो 77 पे आए थे 2018 में और 2019 में, और फिर 2020 की जो रिपोर्ट है तो इसमें आप जो है 63rd पोजीशन पे आ गए हैं। तो दिस इज वेरी गुड, मतलब हमारी कंट्री को यू नो डूइंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63rd नंबर, और वी आर कंटिन्यूसली इंप्रूविंग। वैसे यहाँ पे एक फैक्ट ये है कि जो हमारा टारगेट था इस रिपोर्ट में आने का, वो था कि हम 50th पोजीशन पे आएंगे, ठीक है। तो जो टारगेट मोदी गवर्नमेंट ने सेट किया था वो 50th रैंक का था, बट कोई बात नहीं, 63 पे आ गए 77 से। टारगेट अचीव हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, कोविड पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली। अब FDI की बात करते हैं। बहुत जो है बड़ा और क्रूशियल फैक्टर है आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ डिसाइड करने में, क्योंकि फॉरेक्स जनरेट करता है आपकी इकोनॉमी में, बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है। तो फाइनेंशियल ईयर 20 की बात करें तो 13% FDI इनफ्लो इंक्रीज हुआ है, और ये $42 बिलियन था लास्ट ईयर, इस बार $49.97 बिलियन हो गया, सॉरी 44 था 2018-19 में, और 13% इंक्रीज के साथ 49.97 हो गया इनफ्लोज। जबकि मैं यहाँ पे बात करूंगी कि यू नो श्रिंक हुए हैं आपकी कंट्री में, और ज्यादा होने चाहिए थे, बट बहुत ज्यादा श्रिंक होने के बाद भी, अब यहाँ पे मैंने UNCTAD से सोर्स यहाँ पे यूज किया है, इन्होंने ये बताया कि हमने 2019 में 9th पोजीशन पे आ गए हम जो है, और जबकि हम 12th पोजीशन पे थे 2018 में। तो हमने 3 पोजीशन की जंप करी है एक साल में। जबकि जो हमारा इनफ्लो है एक्चुअली में यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि 13% इंक्रीज हुआ है, बट in comparison to last year's data 13% is shrinked, कम हो गया है इनफ्लो। तब भी 13% जंप किया, हम 13% हमने इंक्रीज किया इनफ्लो, लेकिन और हमने 12th से हम अपने आप को हमने 9th पोजीशन पे लिया है। तो वी आर इन टॉप 10, ये एक अच्छी खबर है, हम टॉप 10 में हैं जो है FDI इनफ्लोज में। अब चलिए डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और क्या इश्यूज हैं डेवलपमेंट में इकोनॉमी के। हम अंडर डेवलपिंग हैं, उसके क्या रीजंस हैं, और क्या हमारी इकोनॉमी के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स हैं। तो सबसे पहला फीचर जो मैंने यहाँ बताया वो है लो पर कैपिटा इनकम। लो पर कैपिटा इनकम, देखो आपकी इकोनॉमी में रिसोर्सेज, फिर जब ज्योग्राफिकल बाउंड्री है तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो जब आप पर कैपिटा इनकम निकालते हो तो जो भी GDP है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन होता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी पॉपुलेशन, क्योंकि जब डिनोमिनेटर ज्यादा होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। तो आपकी इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम जो है वो लो है। बहुत सारे लोग हैं जो BPL में हैं,
बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, इलिटरेट हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है इनकम के, तो पर कैपिटा इनकम लो हो जाती है। अब इसका रीजन भी है ये और एक एट्रीब्यूट भी है इंडियन इकोनॉमी का, इनकम इनइक्वालिटीज। तो इसमें क्या होता है कि मोनोपोलीज होती हैं कुछ सेक्टर्स में, या जो हमारा इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ना इक्वल नहीं है। तो मतलब उसमें क्या है कि जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जाते हैं, उनके पास प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। कुछ लोगों के पास दे आर कंसंट्रेटिंग द वेल्थ, वो अपनी इनकम को एक्यूमुलेट करे जा रहे हैं, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है सबकी इनकम इक्वल नहीं है, किसी की बहुत ज्यादा, कोई मुकेश अंबानी है, कोई बैगर है। तो ये इनकम इनइक्वालिटी है और वो बढ़ती जा रही है। हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, अब इनकम इनइक्वालिटी है तो जाहिर सी बात है कि पॉवर्टी भी है। अब पॉवर्टी का रीजन भी यही है कि हमारी सबसे बड़ा रीजन है पॉपुलेशन। पॉवर्टी का सबसे बड़ा रीजन पॉपुलेशन है, और यहाँ पे इसलिए मैंने एक और एट्रीब्यूट खुद ही लिख दिया है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। शायद 2025 तक हम नंबर 1 होंगे क्रॉस दी ग्लोब इन पॉपुलेशन, तो हम चाइना को बीट कर जाएंगे। तो ये एक नेगेटिव साइन है। आजकल बहुत सारे लोग जो है वो गवर्नमेंट से कंटिन्यूसली अपील कर रहे हैं टू रिवाइज द पॉपुलेशन पॉलिसी, और उस पर कुछ मैंडेट्स आए, किस तरीके से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, किस तरह से लोगों को अवेयर करें, बिकॉज आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनको यूज करने वाले कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक दिन आपकी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो स्लो होती जाएगी, आपकी पर कैपिटा इनकम कम होती जाएगी, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी, पॉवर्टी आती जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आता जाएगा। लिमिटेड रिसोर्सेज में सबको तो जॉब नहीं मिलेगी, सबको काम नहीं मिलेगा, लोग अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ एक फीचर है आपकी इकोनॉमी का, जिसकी वजह से हम डेवलपिंग हैं। हम हमेशा थर्ड वर्ल्ड का पार्ट रहे हैं, हम कभी डेवलप्ड इकोनॉमी में वी आर मूविंग, वी आर शोइंग अ गुड ग्रोथ, बट अभी जो है वो दूर है हमसे जो हमारा गोल है। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ आउटपुट। आपकी इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी कही जाती है। प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, उनका जो इनकम का सोर्स है वो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चरल सेक्टर से है। तो जो मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दे इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, और जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा आ रहा है टर्शरी सेक्टर से। तो आप कॉन्ट्रडिक्शन देखो, सबसे ज्यादा जो लोग इन्वॉल्व है वो प्राइमरी सेक्टर में है, और कंट्रीब्यूशन जीडीपी का तब भी आ रहा है टर्शरी सेक्टर से। तो अब एग्रीकल्चर, मैं नहीं कह रही कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बट ये ना क्रिएट करता है डिसगाइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो मतलब एक ही लैंड है, उसमें पूरी फैमिली जो है वो वहां पर अपना खेती करते हैं, और जो है वो डिफरेंट क्रॉप्स को हार्वेस्ट करके उसमें अपना लाइवलीहुड, अपनी इनकम जनरेट करते हैं। बट एक्चुअली 10 लोग वहां पे काम करें, जॉइंट फैमिली कल्चर, अगर 2 लोग भी करें तो भी आउटपुट वही होगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि 8 लोगों का एफर्ट वेस्ट हो रहा है, वो कहीं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं जो नहीं कर रहे। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। और इनस्टेबिलिटी ऑफ आउटपुट भी रहता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कभी कुछ और। आजकल आप पीछे टिड्डी दल सुन रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी क्रॉप को वेस्ट कर दिया। कभी फ्लड है, आपने देखा असम, बिहार, ठीक है, राजस्थान, हर जगह आप देखिए कितना बुरा हाल है फ्लड की वजह से, कितनी चीजें वेस्ट हैं, केरला। तो स्टेबिलिटी नहीं है आपके आउटपुट जनरेशन में कि लास्ट ईयर हमारा इतना आउटपुट जनरेट हुआ तो इस बार भी इतना हुआ। वी कांट से, वी कैन नॉट कंट्रोल डिफरेंट कैलेमिटीज। तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेड होता है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताया, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ही ज्यादा है इस एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से, और क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है। आजकल पीएचडी किए हुए लोग, इंजीनियर्स जो हैं वो अच्छे वो बहुत लो लेवल की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन जॉब्स को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एज पर देयर एजुकेशन जॉब नहीं मिल रही। इसमें जो गवर्नमेंट एफर्ट की मैं बात करूं, हम स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटीज आजकल खोल रहे हैं,
और जो इंडिया का ट्रेंड है ना पिछले 10-15 सालों से, वो पता है क्या है, जॉबलेस ग्रोथ है। अगर आप लास्ट 2-3 साल की रिपोर्ट्स देखो, नैसकॉम की, अंकटेड की, तो आपको दिखेगा कि इंडिया में ना जॉबलेस ग्रोथ है। मतलब क्या, ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, बट जॉब्स नहीं है। जॉब्स क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास एजुकेशन, तो आपके पास डिग्री है बट स्किल नहीं है। तो इसलिए आजकल स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटीज खुलने लगी हैं। तो एक अंडर एम्प्लॉयमेंट एक फीचर है, एक एट्रीब्यूट है इंडियन इकोनॉमी का, जिसपे काम करने की जरूरत है। देन टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस इन कंपैरिजन टू द डेवलप्ड कंट्रीज। टेक्नोलॉजिकली हम लोग बहुत पीछे हैं, तो ये एक इशू रहता है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बाद में आती है स्पिल ओवर होके, तो ये एक इशू है। देन लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी, लो पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन ग्रोथ, इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कम रहता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जब आप बात करें तो आप उसमें जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं, आप वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं, आप एजुकेशन की बात करते हैं, तो वहां पे आपकी कंट्री ना बहुत पीछे रहती है। मतलब 100 के पार पहुंचेगी उस रैंकिंग में आउट ऑफ 190 कंट्रीज। तो हम वहां पे जो है वो कम, क्योंकि हमारी कंट्री में इलिटरेसी हमें मिलती है देखने के लिए, हमारी कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी है, तो इस वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट को कम जो है वो हमारा यहाँ पे रैंकिंग आती है। देन इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन साइज, रिसोर्सेज एंड कैपिटल। अब जो पॉपुलेशन का साइज है वो बहुत ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कैपिटल कम है, तो इसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। देन इनएडिक्वेसी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एंटरप्रेन्योर्स, वैसे तो हम स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, हम बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन स्टिल जितने एंटरप्रेन्योर्स आने चाहिए आगे, लोग अपने आइडियाज लेकर आए, स्टार्टअप्स लगाएं, जितना होना चाहिए उसके कंपैरेटिवली उतना अभी नहीं है। लोगों को जॉब ढूंढने की बजाय जॉब क्रिएट करना चाहिए ऑब्वियसली, बट अभी उतना नहीं है। प्लस हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी नहीं है। बहुत सारे रीजन्स जो हैं वो बहुत कम डेवलप्ड हैं। कुछ रीजन्स में गवर्नमेंट का काफी ध्यान, फोकस रहता है, जहां से रेवेन्यू जनरेशन होती है, तो वो बहुत डेवलप्ड हो गए हैं। तो इम्बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। देन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, क्योंकि रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड हैं या अनयूटिलाइज्ड हैं, तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी पूरी तरह से नहीं आ पा रही। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मैंने आपको बता ही दिया, रिसोर्स रिच कंट्री है, बट रिसोर्स में अगर आप ह्यूमन रिसोर्स की बात करें या लैंड की बात करें या कैपिटल की बात करें तो अंडर यूटिलाइज्ड है, हम और यूटिलाइज कर सकते हैं, अभी नहीं है। प्राइस इनस्टेबिलिटी, ऑफ कोर्स प्राइस इनस्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन की वजह से है, प्लस जो हम मार्केट बेस्ड इकोनॉमी बनने वाले हैं उसमें अभी तक बहुत सारी और चीजें हैं जिन पे हमें काम करना है। तो लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, एक जो इक्विलिब्रियम क्रिएट होना चाहिए वो नहीं हो रहा। प्राइस किसी प्रोडक्ट के बहुत हाइक हो जाती है उनमें, कहीं कोई प्रोडक्ट्स के प्राइस जो है वो उसके बहुत अच्छे एट्रीब्यूट्स होने के बावजूद वो मार्केट कैप्चर नहीं कर पाता। तो और भी जो रेगुलेशन है इसका वो उतना स्टेबल नहीं है। प्राइस मैकेनिज्म जो है बहुत स्ट्रांग और स्टेबल अभी हमारी कंट्री में नहीं है। तो ये मेजर फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के। और सीरियसली अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ लिख दिया, ये मेजर इश्यूज भी हैं डेवलपमेंट के, तो इसीलिए हम डेवलपिंग हैं, इसीलिए यही सारे रीजंस हैं, यही सारे फीचर्स हैं जो हमें अभी भी एक अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री बनाते हैं। आगे देखते हैं। आजकल जो सिनेरियो चेंज हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैंने ये स्लाइड यहाँ पे रखी। ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, देखिए बहुत सारी बुराइयां सी कर दी पिछली स्लाइड में ना कि हमारी लो पर कैपिटा इनकम है, लेकिन आप जब कंसिस्टेंसी देखोगे ना पर ईयर क्या सिनेरियो चेंज हो रहा है। जैसे मैंने आपको इसलिए फैक्ट्स बताया कि हम 77 से 63 पे आ गए, 7 से 5th लार्जेस्ट बन गए, या हमने 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप बेस पे अपनी पोजीशन रिटेन किए। तो आप ना अगर वैसे ग्राफ देखें, अगर आप नेशनल इनकम देखें तो हर साल हम जो है ग्रो कर रहे हैं, हमारी नेशनल इनकम हर साल इंक्रीज होती है।
ऐसे ही पर कैपिटा इनकम लो है, लेकिन हर साल उसमें एक राइज है, हर साल वो इंक्रीज हो रही है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं हमारे, हम लोग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या जो है आपके, अगर मैं बात करूं यहाँ पर चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, वो भी चेंज हो रहा है। तो ये हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं इकोनॉमी में अपनी। देन स्लोली चेंजिंग ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, लोग रूरल से अर्बन की तरफ मूव कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि मोर देन 50-60% पॉपुलेशन रूरल एरिया में है, वही इन्वॉल्व रहती है, बट उसमें चेंज हो रहा है। पीपल आर कमिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन, बट वो एक स्लो चेंज है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आ रहे हैं लोग, और उसकी वजह से पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है, नेशनल इनकम भी बढ़ रही है। ग्रोथ ऑफ बेसिक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको बना के दिखाया जिसमें मैंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज डिस्कस की, आयरन, स्टील, सीमेंट, शुगर एंड ऑल। तो जितनी इसमें मैं यहाँ पे बताऊंगी कि जितनी भी हमारी बेसिक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज है ना, वो कंटिन्यूसली राइज कर रही है। उसमें जो हमारी रैंकिंग है, अगर आप इंडिया की बात करें तो वी आर आइदर सेकंड और थर्ड। तो मतलब हम हर जगह जो है थर्ड पोजीशन तक ही है, हमारे आगे एक दो ही कोई कंट्री है, स्पेशली चाइना है, तो लेकिन अदरवाइज वी आर डूइंग वेरी गुड। सोशल कैपिटल का एक्सपेंशन हो रहा है, नेटवर्किंग की अगर आप बात करें, या जो है लोग अपना आप ह्यूमन रिलेशंस की बात करें, तो जो भी आपकी सोशल कैपिटल है वो हम कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। जो हमारे ग्लोबल टर्म्स हैं वो बहुत अच्छे और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर फील्ड की मैं बात करूं, मैंने आपको ये बताया कि आउटपुट इनस्टेबल है, लेकिन बहुत सारी ग्रोथ है जो हम उस सेक्टर में भी हमें देखने के लिए मिल रही है। तो एग्रीकल्चर फील्ड में भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। न्यू टेक्निक्स हैं, नई टेक्नोलॉजीज हैं जो हम वहाँ पे जो आउटपुट है उसको इंक्रीज करने के लिए आजकल हम यूटिलाइज कर रहे हैं। फार्मर्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लाई है, तो वो वहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन तो आपको पता ही है क्या नहीं है हमारी कंट्री में आज की डेट में, और कंटिन्यूसली वी आर प्रोग्रेसिंग। देन फॉरेन ट्रेड में चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। वी आर मोर एंड मोर इनटू द एक्सपोर्ट एक्टिविटीज एंड वी आर ट्राइंग टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे अभी मोदी जी ने आत्मनिर्भर का भी हम लोगों को एंड वोकल फॉर लोकल भी कह दिया है। तो पूरी कोशिश है कि एक्सपोर्ट बढ़ता जाए और इम्पोर्ट कम हो जाए। तो ये उससे क्या होगा, फॉरेक्स जनरेट होता है और आपका जो डेफिसिट है, करंट डेफिसिट, मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट पे वीडियो बनाई है, उसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी, तो वो डेफिसिट भी कम हो जाएगा। देन एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, यस, कंटिन्यूसली जो आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, कंटिन्यूसली जो आपका एजुकेशन के लिए बहुत सारे एजेंसीज हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं, गवर्नमेंट है, तो बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं कि हर सिटीजन जो है वो स्कूल जा पाए, एजुकेशन ले पाए, तो ये कंटिन्यूसली और ड्रॉप आउट रेशियो कम हो जाए। देन रिडक्शन इन पॉवर्टी की हम बात करते हैं ऑटोमेटिकली, फिर से मैं यहाँ बात कर रही हूँ बीपीएल स्कीम में गवर्नमेंट कंटिन्यूसली कोशिश कर रही है। अभी कोविड के टाइम में बहुत सारे बीपीएल और बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट्स जिनके जॉब चले गए ऑल, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे भी जो मनरेगा वाले लोग हैं उसमें रजिस्टर उनके लिए इंश्योर किया कि टिल नवंबर मींस दिवाली छठ तक उनको जो है वो फ्री राशन मिलेगा हर महीने एंड ऑल। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं वो चल रही हैं। प्लस बहुत कई बार नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से लोगों के जो वो बिल्कुल लाइवलीहुड जो उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है वो खत्म हो जाता है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट उनको कंटिन्यूसली असिस्ट करती है। तो पॉवर्टी में भी हमारी कंटिन्यूसली जो लोगों का एक पॉपुलेशन जो बीपीएल में एग्जिस्ट करती थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, रिडक्शन हो रहा है पॉवर्टी में। बट यस, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। एंड जब स्किल यूनिवर्सिटीज की मैंने बात की तो दे आर जनरेटिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अभी तक क्या होता है कि डिग्री है स्किल नहीं है, तो मुझे जॉब कैसे मिलेगी ना। तो अब हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, अभी देखिए एनईपी आ गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020, अभी आई है जुलाई में, तो वो उसने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से, प्लस हम स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटीज हमारे पास आ गई, तो हम उसमें भी ना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से
लोग ज्यादा स्किल्ड होंगे, उनको ज्यादा चीजें पता लगेंगी और उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। तो उसकी वजह से जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये हमारी इकोनॉमी का चेंजिंग सिनेरियो है। ईयर बाय ईयर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव चेंजेस इन द इकोनॉमी। बट यस, ये कोविड वाला साल है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर तक चीजें बहुत सॉर्ट आउट हो जाएंगी। वी ऑल आर प्रेइंग आवर बेस्ट कि ये हमें इस सबसे जो है वो फ्रीडम मिले, मास्क से एंड अदर थिंग्स। तो डेफिनेटली वी विल बी हैविंग मोर पॉजिटिव सिनेरियो ऑफ इंडियन इकोनॉमी नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर्स। तो यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं। डिस्कस करने के बाद एक लास्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने ना यूएसए, जिसकी हम सब बात करते हैं, ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट अक्रॉस द ग्लोब और सबसे बड़ी पावर है, उसके साथ अपना डेटा कंपेयर किया इंडिया का। तो देखिए जरा यहाँ पे ना 2019 का डेटा मैंने यहाँ पे लिया है, मैं बिल्कुल लेटेस्ट आपको दिखाना चाह रही थी। तो यूएनडीपी ना एचडीआर रिलीज करता है हर बार। एचडीआर क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग। तो इस ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में यूएसए और इंडिया की मैंने कुछ चीजें यहाँ पे आपको दिखाई हैं। अब देखिए यूएसए की जो रैंक है वो 15 है। तो जिसका नंबर 1 हम हमेशा कहते हैं अमेरिका दी सुप्रीम, तो वो भी नंबर 15 पे है और हमारी कंट्री देखिए वो 129 पे है। अब चलो एक फैक्ट बताती हूँ, यूएसए नंबर 15 पे, तो एक क्वेश्चन आया नंबर 1 पे कौन है, फिर नंबर 2 पे कौन है। तो भाई नॉर्वे नंबर 1 पे और स्विट्जरलैंड नंबर 2 पे, हम 29 पे। अब यहाँ पे जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की आप बात करो, जैसे मैं आपको बता रही थी जेंडर इनइक्वालिटी है, तो ऐसा नहीं है कि यूएसए में नहीं, यूएसए में भी बहुत ज्यादा जेंडर इनइक्वालिटी है और आप देखो हमसे ज्यादा ही मिलेगी। तो यूएसए में 2019 की बात करें तो जेंडर इन डेवलपमेंट इंडेक्स पे दे आर एट 0.991 एंड वी आर एट 0.829। और एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू उनकी 0.920 और यहाँ हमारी बहुत कम है, 0.647 है। तो ये थोड़ा गड़बड़ है। ये जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी ना, 0.647 से बढ़ रही है वैसे हर बार। लास्ट ईयर 0.643 थी, इस बार 0.647 हो गई। तो ये बढ़ रही, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली आपकी कंट्री की रैंकिंग अच्छी होती जाएगी। अब एक रीजन है इन सारे फिगर्स का जो मैंने दिखाया, देखो यहाँ ये मैंने दिखाया आपको एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। मतलब एक कोई भी सिटीजन यूएसए का कितने साल नॉर्मल एवरेज इयर्स स्कूल में बिताता है एजुकेशन लेने के लिए, और इंडिया में कितने बिताता है। तो यूएस में 16.3 इयर्स ऑन एन एवरेज 1% स्पेंड इन दी स्कूल फॉर गेटिंग दी एजुकेशन। 16.3 इयर्स कोई भी पर्सन यूएसए में स्कूलिंग में जो है स्पेंड करते हैं, और हमारे यहाँ ये 12.3 है। मतलब यूएसए की कंपैरिजन में हम 4 साल कम स्कूल जाते हैं। तो जहां तक अगर आप रिलेट करें तो एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर हम इसको सॉल्व कर पाए, ड्रॉप आउट्स रेट डिक्रीज कर पाए, लोगों को स्कूल तक भेज पाए, तो जितना ज्यादा लिटरेसी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली पॉवर्टी कम होगी, ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ऑटोमेटिकली बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो खत्म हो जाएंगी। बिकॉज हम सबको पता होगा, हम एजुकेटेड होंगे तो हमें पता होगा कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो ये इसलिए मैंने आपको दिखाया कि आपको पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि यूएसए हर चीज में नंबर 1 है, देखिए वो भी नंबर 15 पे है, नॉर्वे नंबर 1 है, स्विट्जरलैंड नंबर 2 है। तो हम तो खैर बहुत पीछे हैं, अभी टॉप 100 में भी नहीं है। तो ये ओवरऑल पूरा इंडियन इकोनॉमी का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। लास्ट ईयर 2019-20 मैंने इसमें लिया था, और आई होप आपको जो है वो सारे फैक्ट्स मैं बता पाई हूँ, फीचर्स बता पाई हूँ, चैलेंजेस और जो हमारा चेंजिंग सिनेरियो वो दिखा पाई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बहुत सारे और टॉपिक्स के साथ हम मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।